दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की ये क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें हम करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो दोस्तों शिक्षण यानी कि टीचिंग, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टीचिंग का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा के बारे में। तो दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। इसलिए आप क्या करिए, इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आज की इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा इस क्लास में, तभी आपको इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। देखेंगे शिक्षण का अर्थ और क्या होता है और इसकी अवधारणा के बारे में। तो दोस्तों शिक्षण कार्य को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या है। देखिए शिक्षण अंग्रेजी के शब्द टीचिंग का हिंदी पर्याय होता है, यानी कि इंग्लिश में इसे टीचिंग कहते हैं और हिंदी में टीचिंग को शिक्षण कहते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि समाज के बिना शिक्षण प्रक्रिया तो असंभव है। समाज में रहकर ही इस प्रक्रिया को की जा सकती है। तो दोस्तों इस पर प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां और मूल्यों का भी प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन व्यवस्था होगी, जैसा समाज होगा और जैसी परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार से वहां पर शिक्षण की प्रक्रिया भी होगी। तो इसीलिए विभिन्न दर्शनों, संस्कृतियों तथा देश के सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों भागों को बहुत ही डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला भाग क्या है, एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ टीचिंग इन ऑटोक्रेसी। तो देखिएगा ऑटोक्रेसी क्या है, ऑटोक्रेसी में शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों एक तंत्र शासन जो है, ये तानाशाही की इच्छा प्रमुख होती है इसमें, और इस प्रकार के वातावरण में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। आप कह सकते हैं कि एक तंत्र में जो शिक्षण होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टीचर है वही क्रियाशील होता है, जबकि बालक या बच्चे क्लास के निष्क्रिय रहते हैं। आंख बंद करके उनको अपने शिक्षक की बात माननी पड़ती है। जो भी टीचर उनको कहेगा, जो आदेश देगा, वही बात बच्चों को मानना पड़ता है, चाहे बच्चों का मन हो पढ़ने का या ना हो, या फिर उनको किसी भी चीज़ को, किसी टॉपिक में मन लग रहा हो या समझ में आ रहा हो या ना रहा हो, किसी भी हालात में उनको अपने शिक्षक की बात माननी है और पढ़ना है। तो दोस्तों ये होता है एक तंत्र। अब यहाँ पर क्या लिखा है ये हम देख लेते हैं। तो शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है, वह छात्रों पर अपना रौब जमाता है और उस पर अपने आदेशों तथा विचारों को बलपूर्वक ठोसता रहता है। इस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र शांतिपूर्वक शिक्षक को सुनने के लिए बाध्य होते हैं, चाहे उनका मन ना हो फिर भी उन्हें अपने शिक्षक को सुनना पड़ता है। शिक्षक की प्रत्येक बात को बिना किसी तर्क के उन्हें स्वीकार करना होता है और शिक्षक सक्रिय रहते हैं तथा छात्र भयभीत श्रोता बने सिर्फ बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षण में वार्तालाप, तर्क और शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार भी छात्रों को नहीं दिया जाता, कि आप अगर कुछ भी गलती कर रहा है टीचर, तब आप बोलें या फिर अपना तर्क रख पाएँ, ऐसा भी अधिकार बच्चों को नहीं है इसमें। दूसरे शब्दों में कहें तो कक्षा में शिक्षक अपना राज्य तानाशाह के रूप में चलाता है एक तंत्र शिक्षण में। मॉरिसन ने कुछ कहा है इस शिक्षण के बारे में वर्णन करते हुए। तो देखिएगा यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लाइन दी गई हैं, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं। तो दोस्तों आप अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तब आपको ये चीज़ देखनी होगी। हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है मॉरिसन ने। तो दोस्तों शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित परिपक्व व्यक्ति कम विकसित परिपक्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व अपरिपक्व यानी इसकी भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है।
इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था जो है ये शिक्षण केंद्रित मानी जाती है और शिक्षण व्यवस्था अधिकतर स्मृति स्तर तक ही सीमित रह जाती है। इस प्रकार के शिक्षण में आलोचना करने के लिए छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए अवसर नहीं दिए जाते और ऐसी शिक्षा को ही हम एक तंत्रीय या एक तंत्र शिक्षण प्रक्रिया कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको पता चल गया कि एक तंत्र में शिक्षण का क्या अर्थ होता है। अब हम जानेंगे लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। तो देखिएगा, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित रहती है तथा सामान्य जनता की इच्छा सर्वोत्तम मानी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण में लोकतंत्रीय आधार लिए रहता है शिक्षण, और ऐसी शिक्षा जो होती है, ऐसी शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। यहाँ पर कोई एक सक्रिय नहीं होता है, शिक्षक या छात्र यहाँ पर दोनों सक्रिय होते हैं और आपस में मिलजुल कर यहाँ पर अपनी बातों को रख पाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रणाली है यानी कि लोकतंत्र में शिक्षण की प्रणाली, यहाँ पर दोनों ही सक्रिय होते हैं और उनके बीच शाब्दिक या अशाब्दिक अंतःक्रिया चलती रहती है। कक्षा में शिक्षक के साथ छात्रों को तर्क करने, प्रश्न करने, उत्तर अपना पाने और अन्य प्रकार की बातों करने का भी अवसर दिया जाता है। यहाँ पर छात्र एवं शिक्षक दोनों ही एक दूसरे के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का प्रयास या प्रयत्न करते रहते हैं। तो यहाँ पर गेज ने इस प्रकार के शिक्षण के विषय में कहा है, देखिएगा क्या कहा है। तो दोस्तों, शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। और यहाँ पर इंग्लिश वाली जो लाइन है यानी कि दिस टीचिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन, ये कहना किसका है? गेज का। तो ये आपको याद रखना है। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें इस परिभाषा को तब लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, एडमंड एमिडॉन ने क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षण को एक अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है जो शिक्षक और छात्रों में कक्षा में होते हैं। तो ये कहना है एडमंड का। तो ये जो परिभाषा है ये आपको याद रखनी है। अगर आप परिभाषा देना चाहें अपने एग्ज़ाम में तो परिभाषा को भी लिख सकते हैं, आपका आंसर और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। आगे देखिएगा, जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय शिक्षण में शिक्षण को अंतःक्रिया के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार का शिक्षण मानवीय संबंध केंद्रित तथा छात्र केंद्रित दोनों होता है तथा छात्र एवं शिक्षक परस्पर सम्मान देते हैं एक दूसरे को और बिना किसी भय के अपनी बातों को यहाँ पर रख पाते हैं। इस प्रकार के शिक्षण में स्व अनुशासन या स्वतंत्र अनुशासन पर विशेष बल दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया क्या था एक तंत्र शिक्षण और क्या था जनतंत्र शिक्षण। अब अगला क्या है, तीसरा हमारा था हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ क्या है। तो देखिए, जो इस प्रकार के शिक्षण होते हैं इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों को अधिक सक्रिय बनाते हुए उन्हें अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रदान करता है। इस प्रकार वह छात्रों की क्रियाओं में हस्तक्षेप न करके उनकी सृजनात्मक क्षमताओं के विकास के लिए उनका ध्यान केंद्रित करता है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो शिक्षण है यानी कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण है, इसमें टीचर जो है वो थोड़ा सा निष्क्रिय होता है और छात्रों को ज़्यादा क्रियाशील बनाने का प्रयत्न करता है कि छात्र जो भी चाहे प्रश्न पूछ सकते हैं और अपनी प्रतिभा को रख सकते हैं, रचनात्मक बने बच्चे, ऐसा शिक्षक चाहता है। तो ये होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये आपको पता चल गया। यहाँ पर ब्रू बेकर ने कुछ कहा है इस शिक्षण के बारे में, देखिएगा। इन्होंने ऐसी शिक्षण में ऐसी व्यवस्था अथवा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है इनके अनुसार जिसमें छात्रों के समक्ष कुछ कठिनाइयाँ एवं समस्याएं उत्पन्न की जाती हैं तथा छात्र इन कठिनाइयों एवं समस्या के समाधान के लिए अधिक सक्रिय होकर कार्य करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। यह शासन प्रणाली कार्य तथा संबंध केंद्रित होती है और इस शिक्षण की मूलभूत मान्यता है कि छात्रों में कठिनाइयों के निदान करने की तथा समस्या समाधान करने की क्षमता होती है। बच्चे खुद ही सही निर्णय ले सकते हैं
वह इसमें समर्थ होते हैं, बशर्ते उन्हें सही व्यवस्था में सही तरह से चिंतन हेतु सही निर्देशन प्राप्त हो। यानी कि उन्हें जो भी कठिनाई हो उसमें वह अपना समाधान कर सकते हैं, लेकिन उनको इसके लिए सही निर्णय जो है वो शिक्षक को देना पड़ता है। सही निर्देशन अगर उन्हें प्राप्त होगा तो बच्चे अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। तो ये कहना है ब्रू ब्रेकर साहब का। तो दोस्तों, ये जो 3 प्रकार के शिक्षण हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से आई होप क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको इस तरह की ये जो शिक्षण प्रक्रिया है जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पर जो लिखा है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक तो जाकर कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे शिक्षण की परिभाषा के बारे में। तो यहाँ पर भी इसे भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। शिक्षण की परिभाषा देखिएगा तो यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार पहले तो डिफ़ाइन किया गया है। पहला क्या है, डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स के अनुसार क्या कहा गया है, दूसरे को सीखने में मदद करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। ये कहना है इस डिक्शनरी का। अगली डिक्शनरी है वर्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया मानी गई है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचियों को सीखने या प्राप्त करने में सहायता करता है। अगली डिक्शनरी है द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। इसके अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उन्नाहित करना ही शिक्षण का अर्थ माना गया है। तो ये कुछ जो परिभाषा है ये डिक्शनरी के अनुसार हैं। अगली परिभाषा हमारे कुछ विद्वानों ने दी है, तो ये परिभाषा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी तो आप देखिएगा। गेज महोदय ने कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। रॉयंस के अनुसार है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। स्किनर महोदय के अनुसार ये परिभाषा है कि शिक्षण पुनर्बलन की कॉन्टीजेंसीज यानी कि पुनर्बलन का एक क्रम है, और स्मिथ के अनुसार है कि शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। तो ये जो परिभाषा है ये कुछ विद्वानों के द्वारा यहाँ पर दी गई हैं। ये परिभाषा आपको याद रखनी है, क्योंकि अगर आप किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं और उसका आंसर आपको लिखना है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, 1-2 परिभाषा को ज़रूर लिखना होगा। इससे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की क्लास। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।